नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम यूपी टेट 2011 से लगाकर 2022 तक जितने भी भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे के सारे इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। यहाँ पर हर एक प्रश्न की व्याख्या भी की जाएगी, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है उस प्रश्न के बारे में सारी जानकारी आपको 1 बाय 1 करके दी जाएगी। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फटाफट ये तीनों काम कर लेना है वीडियो शुरू होने से पहले। देखिए पहला प्रश्न, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था। यहां पर यह प्रश्न यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था। 20 जनवरी 1950 को। चाहे तो आप भी यहां पर अपना आकलन कर सकते हैं, मैं नहीं बताऊं उसके पहले आपको आंसर या तो कमेंट्स में या फिर कॉपी में लिखकर अंत में बताना है कि इन प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को, 13 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था, तो यह अपनाया था आपका 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को, है ना। राष्ट्रीय गान के बारे में पूछे या फिर राष्ट्रीय गीत के बारे में पूछे, इन दोनों को ही 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। थोड़ी सी जानकारी मैं इन सभी के बारे में देना चाहूंगा और आपको पता भी होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान को अपनाया गया था और इसे पहली बार कब गाया गया था ये भी पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। 27 दिसंबर 1911, इंपोर्टेंट है, 27 दिसंबर 1911 को आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कहां पर? कोलकाता अधिवेशन में। याद रखिएगा, सन और डेट दोनों आपको पता होना चाहिए, है ना। और इसके रचयिता कौन है राष्ट्रीय गान के? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। यदि आपके राष्ट्रीय गीत के बारे में पूछे तो बंकिमचंद्र चटर्जी है, जिनके बारे में आपको पता होगा। और ये एक पहले गैर यूरोपियन थे जिनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, है ना। जीतने वाले पहले गैर यूरोपियन थे रविन्द्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगान के समापन में लगभग कितना समय लगता है आपको पता होना चाहिए, और शायद आप सभी को पता भी होगा, 52 सेकंड का समय लगता है। तो ये सारी जानकारी राष्ट्रगान से संबंधित थी, है ना, आपको पता होना चाहिए। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। यहां पर देखिए, देखना कि आपको राज्यसभा के बारे में पूछा गया है। द्विसदनीय सदन है हमारे भारत के, आपको सभी को पता होगा। इसमें राज्यसभा के बारे में पूछा गया है। में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है। यहां पर राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है पूछा गया है, तो सही आंसर होगा आपका उपराष्ट्रपति करता है ना। इंपोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। आगे हम इसके बारे में जानेंगे कि राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। और सदन संयुक्त रूप में अपने सदस्यों में से सभापति को चुनाव करता है। भारत के उपराष्ट्रपति के लिए कोई सीधा चुनाव नहीं होता। आपने देखा होगा, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं यानी कि जनता द्वारा उनको नहीं चुना जाता है, सीधा चुनाव नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। एक निर्वाचन मंडल के द्वारा उनको चुना जाता है। और इनका जो कार्यकाल होता है यदि पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, 5 वर्ष का होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, है ना। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। और भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति के तर्ज पर तैयार किया गया है। किसके तर्ज पर? अमेरिकी उपराष्ट्रपति के, ना। ये भी इंपोर्टेंट है, आगे आपके सामने पूछा जाएगा और उसके बारे में भी और जानकारी मैं आपको दूंगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, इतनी जानकारी, है ना। चलिए आगे बात करेंगे, थोड़ी सी और जानकारी दे लेते हैं कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया। यदि पूछे कि भारतीय संविधान के जो उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 63 में। कौन सा? अनुच्छेद 63 में। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पूछा जाता है यूपी टेट एग्जाम में। जो अगला वीडियो आने वाला है उसी पर आने वाला है, जो प्रथम या फिर जो न्यायाधीशों के बारे में पूछे गए प्रश्न हैं और भी जो प्रश्न पूछे गए हैं, है ना, भारत के जो प्रथम हैं उन पर एक वीडियो आने वाला है। तो देखिए, यदि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए तो वो है आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। इनके कार्यकाल कौन सा है? कार्यकाल वैसे पूछा नहीं जाता है, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा माइंड में। 13 मई 1952 से 12 मई 1962, सबसे ज्यादा, है ना। ये कितने साल रहे थे? 10 साल, 10 साल रहे थे ये, है ना, आपके
उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत के 14वें पूछा जाता है, या याद रखिएगा 14वें और वर्तमान उपराष्ट्रपति, 14वें उपराष्ट्रपति के बारे में पूछे या फिर वर्तमान उपराष्ट्रपति के बारे में पूछे। अभी जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति है वो कितने नंबर पर है, कौन सा नंबर है? उनका 14वां नंबर है। इस प्रकार से यूपी टेट एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति का नाम क्या है ना, राष्ट्रपति का नाम क्या है, प्रधानमंत्री का नाम क्या है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको साथ में यह भी याद रखना है कि भारत के 14वें और वर्तमान जो उपराष्ट्रपति है वो जगदीप धनखड़ है। इनने पद ग्रहण कब किया था? 11 अगस्त 2022 को, यानी कि अब तक ये उपराष्ट्रपति हैं और ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि हम इनके शक्तियों के बारे में जाने, तो यदि पूछा जाए आपसे कि उपराष्ट्रपति के कार्य में शक्तियां कौन सी है और 4 विकल्प में से आपसे आंसर पूछा जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जैसे कि अभी हमने आपने बताया था कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति कौन होता है? आपका उपराष्ट्रपति होता है ना। वहां राज्यसभा द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है, साथ में वहां राज्यसभा सदस्यों के विशेषाधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। सभी कार्य किसके हैं? उपराष्ट्रपति के हैं। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीसरे प्रश्न बढ़ने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। तीसरा प्रश्न है आपका कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त बैठक के बारे में पूछा गया है। ये दोनों बैठक अलग अलग होती, लेकिन संयुक्त बैठक के बारे में यदि पूछे तो क्या संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सभापति? तो जब संयुक्त बैठक होती है तो उसके जो किसके द्वारा ली जाती है यह बैठक? तो राष्ट्रपति के द्वारा ली जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इंपोर्टेंट है, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है वो किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। इसके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी रखी, जैसे कि यहाँ पर आपको बता दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। वैसे संयुक्त बैठक होती नहीं है, लेकिन होती है। तो कौन से अनुच्छेद में होती है? अनुच्छेद 108 में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में है? आपका 108 अनुच्छेद में है। आपको अनुच्छेद याद रखना है। संसद की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है ये कहां से लिया गया है? पूछा जाए आपसे कि जो संसद की संयुक्त बैठक होती है उसका जो प्रावधान है ये किस देश से लिया गया है, इस प्रकार से पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और यदि पूछे कि भाई लोकसभा और राज्यसभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई थी? अभी तक कितनी बैठक हो चुकी? मात्र 3 बैठक हुई अभी जब से अब तक, है ना। कितनी बैठक हुई है? 3 बैठक हुई मात्र। तो पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी आपकी मई 1961 में। लोकसभा और राज्यसभा की पहली संयुक्त बैठक मई 1961 में आयोजित की गई थी। कब? मई 1961 में। अब यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब तक लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है वो कितनी बार हो चुकी है? 3 बार हो चुकी है। एक तो 1961 में प्रथम बार हुई है, दूसरी बार आपकी 1978 में हुई है और तीसरी बार आपकी 2002 में हुई है ना। यह आपके अंतिम अभी तक की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक है। तो 3 बार अभी तक बैठक हो चुकी है लोकसभा और राज्यसभा की। और भारत में द्विसदनीय संसद, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, लोकसभा और राज्यसभा है। और राष्ट्रपति, जैसे कि राष्ट्रपति के बारे में जानकारी यहां पर दी जा रही है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि पूछ जाए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है तो आपको पता होना चाहिए वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, और ये सभी को पता होगा। और भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो लेख है वो कौन से अनुच्छेद में ही पूछा जाए तो वो अनुच्छेद होगा आपका 52। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति से संबंधित लेख है। इसमें भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात कही गई आपकी अनुच्छेद 52 में। कौन सी बात कही गई है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह बात अनुच्छेद 52 में की गई है। किसका लेख है? अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का, है ना। और भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए। इनका भी कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, जैसा कि उपराष्ट्रपति का होता है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी का होता है। सभी का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जैसे कि हमने उपराष्ट्रपति के बारे में जाना, वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है और उनका कार्यकाल कब से कब तक का रहा है। तो आपको पता होगा राजेंद्र प्रसाद हैं। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 1962 तक रहा है ना। ये कब तक है? 50 से 62, यानी कि टोटल ये 10 से 12 साल, 11 से 12 साल आपके राष्ट्रपति रह चुके हैं। आपके राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। और भारत के 15वीं, जैसे कि उपराष्ट्रपति का कौन सा नंबर है? 14वीं बार बने हैं, है ना। लेकिन
यहाँ पर राष्ट्रपति कौन से हैं, 15वीं नंबर पर है और वर्तमान राष्ट्रपति है आपके द्रौपदी मुर्मू, जिनके बारे में आपको पता होगा इनका कार्यकाल, इनने शपथ ग्रहण कब की थी, तो 25 जुलाई 2022 अब तक, अभी तक ये वर्तमान राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये 15वीं राष्ट्रपति है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। कभी कभी यहाँ पर वर्तमान राष्ट्रपति ना पूछते हुए भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन सी है ना, या फिर कौन है, इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। हर एक प्रश्न को बारीकी से यहाँ पर डिटेल से आपको बता रहे हैं, तो आपको लाइक करना तो बनता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चौथा प्रश्न, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? यदि आपने वीडियो कंप्लीट कर लिया, इसको अच्छे से याद कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले एग्जाम में आपके 3 से 4 नंबर कहीं जाएंगे, क्योंकि 3 से 4 प्रश्न आपके संविधान से संबंधित पूछे गए हैं। यदि ये नहीं पूछे गए तो इससे संबंधित जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं उसमें से डेफिनेटली प्रश्न पूछे जाएंगे। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? यहाँ पर संविधान की जो भाग 3 है, क्या आपका 9 है, क्या आपका 6 है, या फिर क्या आपका 4 है? यहाँ पर भाग 3, 9, 6 या फिर 4, इन भागों में से आपको बताना है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको बताना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कितने भागों में विभाजित किया भारतीय संविधान को, तो 22 भाग में। कितने? 22 भाग में। एक एक करके सारी जानकारी दूंगा, जो इंपोर्टेंट है उनको बताऊंगा, बाकी आपको एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लेना है। तो यहां पर देखिए आपका सही आंसर क्या होगा, संविधान जो है भाग 9 है ना, भाग 9 है ना, इसमें पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। 22 भाग ही आपको बताए हैं एक एक करके, है ना, जो इंपोर्टेंट है उसी के बारे में बताऊंगा, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, अनुच्छेद इधर लिखे हुए हैं। तो संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान लागू किए गए हैं। भाग 1 के बारे में पूछे तो संघ और उसके क्षेत्र है, इसमें इससे संबंधित है और अनुच्छेद 104 में है। यदि अनुच्छेद पूछे तो भी यहाँ पर लिखा हुआ है ना। बात करें भाग 2 की, तो यहाँ पर नागरिकता है और अनुच्छेद 5 से 11 में है नागरिकता। और भाग 3 की बात करें, ऐसे करके टोटल यहाँ पर जैसे कि मैंने 22 बताए हैं, टोटल आप अंक देखेंगे तो टोटल कितने मिलेंगे आपको? 25 मिलेंगे, क्योंकि कहीं कहीं जैसे कि भाग 4A है, इस प्रकार से 25 यहाँ पर दे रखे हैं। तो जो इंपोर्टेंट है उन्हीं के बारे में बताऊंगा ना। भाग 3 के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, इसमें मूलभूत अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूछे जा सकते हैं, जो कि इंपोर्टेंट है, भाग 4 में है। यह अनुच्छेद 36 से 51 तक है ना। भाग 4A के बारे में पूछा जा सकता है, जिसमें मूल कर्तव्य है, यह अनुच्छेद 51A पर है, आधारित है ना। यहां पर संघ के बारे में पूछा जा सकता है, भाग 5 में है, अनुच्छेद 52 से 151 तक है, काफी इंपोर्टेंट है संघ, याद कर लीजिएगा। राज्य के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, भाग 6 में है, अनुच्छेद 152 से 237, ये विकल्प में भी दिया गया है ना। और भाग 7 जो दिया हुआ है, ये अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया है, इससे कोई मतलब नहीं, यदि पूछा जाए तो निरस्त कर दिया गया है, और राज्यों के पुनर्गठन के कारण अनुच्छेद 238 को हटा दिया गया है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करें यहाँ पर देखिए भाग 8 के बारे में भी यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है ना। ये केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, और अनुच्छेद 239 से 242 तक है, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है ना। पंचायती राज्य के बारे में जैसा कि अभी पूछा गया था, तो ये भाग 9 में है, काफी इंपोर्टेंट है, पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 243 से 243 ओ लिखा हुआ है ना, 243 से 243 ओ तक पंचायती राज्य के बारे में बताया गया है। भाग 9A में नगर पालिका है ना, अनुच्छेद 243P से 243Z तक यहाँ पर नगर पालिका के बारे में बताया गया है। अनुसूचित जनजाति के बारे में पूछा जा सकता है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में है, और अनुच्छेद 244 से 244A तक अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है ना। संघ और राज्यों के बीच संबंध पूछा जा सकता है, भाग आपका 11 है, अनुच्छेद 245 से 263 तक है। यहाँ पर देखिए, ये पढ़ लीजिएगा, ये कुछ ज्यादा विशेष नहीं है, जो विशेष है उसके बारे में आपको बता देता हूं, यहाँ पर पुश कर लीजिएगा, उसके बाद आसानी से आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर निर्वाचन के बारे में पूछा जा सकता है, यह आपका 15वां भाग है। भाग 15 में निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329A तक निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है ना। उसके बाद में राजभाषा इंपोर्टेंट है, राजभाषा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये भाग 17 में
इसके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 343 से 351 तक दिया गया है। ये इंपोर्टेंट राजभाषा है ना। आपातकालीन प्रावधान के बारे में भी पूछा जा सकता है, भाग 18 है ये, और इसमें अनुच्छेद 352 से 360 तक है। उसके बाद में संविधान के संशोधन, ये भी पूछा जा सकता है। ये भाग 20 में दिया गया है, भाग 20 में अनुच्छेद 368 में दिया गया है ना, संशोधन, संविधान के संशोधन। उसके बाद में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने आपको बताया है उनको याद कर लीजिएगा, है ना, बाकी छोड़ दीजिएगा। हम पांचवें प्रश्न की ओर बढ़े, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा बाकी सभी को। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़े, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 74वें संविधान संशोधन का जो संबंध है वो किससे है? राष्ट्रपति की शक्तियों से है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है, शहरी स्थानीय स्वशासन से है, या फिर संसद की शक्तियों से है। 74वें संविधान संशोधन का जो संबंध है वो किससे है पूछा गया है। तो ये आपका होगा शहरी स्थानीय स्वशासन से। किससे है? शहरी स्थानीय स्वशासन से है 74वें संविधान संशोधन का संबंध। इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। यहां पर देखिए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, यहां पर सन आपको याद रखना है। यह शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है और इस अधिनियम का जो उद्देश्य है वो शहरी स्थानीय निकायों की संरचना और जनादेश के लिए एक रूपरेखा प्रदान करके जमीनी स्तर पर प्रभावी लोकतंत्र को मजबूत करना है ना। इसका उद्देश्य पूछे तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। छठा प्रश्न आपका, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहां से लिया? काफी इंपोर्टेंट है, विधि का शासन। ये इससे देखिए जितने भी आपके भारतीय संविधान में जो विचार लिए गए हैं वो कौन कौन से हैं और कहां से लिए गए हैं उनके बारे में आपको इसके बाद बताएंगे। सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं। देखिए स्विट्जरलैंड है, अमेरिका है, इंग्लैंड है या फिर आयरलैंड है। जहां पर विधि का शासन पूछिए आपको सही आंसर क्या होगा? इंग्लैंड होगा। कहां से लिया गया है ये विचार? इंग्लैंड से लिया गया है। बाकी देखिए जो लगभग आपके जो 10 देश है वहां से भारतीय संविधान के जो अधिकार है वो लिए गए हैं। अब कौन कौन से कहां से लिए गए हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार जो लिया गया इंग्लैंड से लिया गया है। जो इंपोर्टेंट है उनको रखा गया है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका से और भी विचार लिए गए हैं, है ना, तो वो मैंने नहीं रखे यहाँ पर। जो इंपोर्टेंट है यानी कि यूपी टेट में पूछे जाते हैं उन्हीं को यहाँ पर रखा गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें हम तो यहाँ से मौलिक अधिकार लिया गया है, पूछा गया है। ये प्रश्न आगे आपसे पूछा जाएगा, ये यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया है। ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ से संसद की शासन प्रणाली, द्विसदनात्मक प्रणाली, साथ में एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली को लिया गया है। यहां से जो इंपोर्टेंट है 3-4 चीजें ली गई हैं। आयरलैंड से जो इंपोर्टेंट है पूछा जाता है नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं या फिर नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, तो ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो इससे प्रस्तावना की भाषा इंपोर्टेंट है, समवर्ती सूची का प्रावधान, दोनों ही इंपोर्टेंट है। ये दोनों कहां से लिए गए हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है? तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंध शक्तियां, ये इंपोर्टेंट है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार और संबंधित शक्तियां कहां से ली गई है? तो जर्मनी से ली गई है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन और संशोधन की प्रक्रिया ये कहां से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये भी आपका इंपोर्टेंट है। कनाडा की बात करें तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये कहां से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों और मूल कर्तव्यों और प्रस्तावना ये इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है। ये सोवियत संघ से लिया गया मौलिक कर्तव्य, है ना, या फिर उसे मूल कर्तव्य भी कहते हैं। और कानून बनाने की प्रक्रिया ये आपकी जापान से ली गई है। संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो ये कहां से लिया गया? आपके फ्रांस से लिया गया है। टोटल 10 देशों के बारे में बताया है जो कि इंपोर्टेंट हैं, लगभग इन्हीं से ही लिए गए हैं ना जितने भी विचार हैं। तो आगे हम बात करेंगे 10 आपको इंपोर्टेंट आपकी जो यूपी टेट एग्जाम है उसके लिए इंपोर्टेंट है, इसके शॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? लोकसभा के बारे में पूछा गया है। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय करता है, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा सचिवालय? चाहे तो आप इसका आंसर कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो देखिए लोकसभा के चुनाव हेतु चाहे वो लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो या फिर और कोई चुनाव हो, है ना, उसकी अधिसूचना कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है। भारत का निर्वाचन आयोग। इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे, आपको 1 बाय 1 करके सुनना है और याद करना है। देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग
या फिर चुनाव आयोग लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना जारी करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। चुनाव आयोग भारत के संविधान में उल्लेखित नियमों और विनियमों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया को संचालित करने के लिए जिम्मेदार है। यहाँ आयोग भारत के लोकसभा है, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर राज्य विधानसभा, और देश का राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के कार्यकालों के चुनाव है, ये सभी का संचालन करता है। कौन करता है? आपका भारत का जो निर्वाचन आयोग है, यानी कि जो चुनाव आयोग है वो, है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना क्योंकि काफी इंपोर्टेंट है, स्थापना पूछी जा सकती है। तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 25 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को इस आयोग की स्थापना हुई थी। साथ में इसके मुख्यालय के बारे में पूछे तो इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। कहां पर है आपका इसका मुख्यालय? नई दिल्ली में स्थित है। और मुख्य चुनाव आयुक्त तो भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त, है ना। अब इसमें चुनाव आयुक्त में भारत का जो प्रथम चुनाव आयुक्त है ये कौन है? कितने वर्ष? देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो का होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति, है ना, 62 साल में यदि कोई व्यक्ति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का प्रभार लेता है तो वो सिर्फ 3 साल करेगा। यानी कि 65 साल जब पूरे हो जाएंगे, चाहे वो 2 साल में हो, 1 साल में हो, 4 साल में हो, या फिर 6 साल में हो, है ना। 6 साल तो इसकी अवधि है, लेकिन इससे कम में भी यदि 65 वर्ष होते हैं तो वो अपना इस्तीफा दे सकता है, यानी कि उसका कार्यकाल वहां पर पूरा हो जाएगा। इससे संबंधित आपको जानकारी पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है। और यहाँ पर भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त के बारे में पूछा जा सकता है, और पूछा ही गया है ना। सुकुमार सेन थे। कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। इनका कार्यकाल 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक रहा है। किसका? सुकुमार सेन का। ये भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त रहे। और भारत के 25वें, यानी कि जो वर्तमान चुनाव आयुक्त है, यानी कि अभी कौन से नंबर के चुने गए? 25वें नंबर के जो वर्तमान चुनाव आयुक्त है वो कौन है? आपके राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है। इनका कार्यकाल 15 मई 2022 तक का है, यानी कि ये वर्तमान में है अभी राजीव कुमार। आपको यहाँ पर नंबर भी याद रखना है साथ में। वी.एस. रमा देवी यहाँ पर भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला के बारे में पूछे तो कौन है? वी.एस. रमा देवी है, जो कि भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला है, यानी कि पहली महिला थी, है ना। और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इंपोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, यदि पूछा जाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और राज्य चुनाव, देखिए यहाँ पर ये आपका मुख्य चुनाव के बारे में पूछा गया, और राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल। राज्य चुनाव आयोग के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो दोनों में डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे हम चलेंगे, अगला प्रश्न है आपका 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है आपका, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है, सार्वजनिक काल कहा जाता है, विशेषाधिकार काल कहा जाता है, कि प्रश्नकाल कहा जाता है? लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? आप भी इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। तो इस काल को क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल कहा जाता है लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को। चलिए थोड़ी सी जानकारी हम दे देते हैं। देखिए, जो प्रश्नकाल का प्रथम घंटा होता है वो 11 से दोपहर 12 बजे तक का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है, और इस दौरान सदस्य सवाल पूछते हैं और मंत्री आमतौर पर जवाब देते हैं, है ना। और प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं पूछे जाते हैं? तो प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। तारांकित होता है, अतारांकित होता है, और लघु सूचना होता है। और शून्यकाल के बारे में जाने तो जो शून्यकाल होता है ये प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है, यानी कि प्रश्नकाल 11 से 12 तक का होता है, और ये 12 बजे से प्रारंभ होता है आपका प्रश्नकाल, है ना, सॉरी शून्यकाल। और ये 1 बजे तक चलता है, 12 से 1 तक चलता है आपका शून्यकाल। और यह वह समय है जब संसद जो सदस्य होते हैं या फिर सांसद होते हैं वो तत्काल सार्वजनिक महत्व का मुद्दा उठा सकते हैं। 12 से 1 के बीच में यह आपका शून्यकाल होता है। प्रश्नकाल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए और शून्यकाल के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका समता के अधिकार, यानी कि समानता का जो अधिकार है उसके बारे में पूछा गया है। इसका उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? यहाँ पर समता का अधिकार के बारे में पूछा गया है, उसके अनुच्छेदों के बारे में पूछा गया है कि इसका जो उल्लेख है वो संविधान के किस अनुच्छेदों में मिलता है। अनुच्छेद 23 से 24, 14 से 18, 19 से 22 या फिर 25 से 28। तो जितने भी संविधान में जो समता के जो अधिकार दिए गए हैं उनके सारे
अनुच्छेद आपको बताएंगे। सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है आपका अनुच्छेद 14 से 18। समता के अधिकार का जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में मिलता है ना। बाकी कितने मौलिक अधिकार है सभी को पता है ना। भारत का संविधान का कितने अधिकार है, तो 6 मौलिक अधिकार है। कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, शायद आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो ये यहां पर आपके सामने है। समानता का अधिकार, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो 14 से 18 है ना। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 में मिलता है, ये अनुच्छेद आपको याद कर लेना है। जरूरी नहीं यहाँ पर समानता के अधिकार में पूछे या फिर समता के अधिकार में पूछे, 6 में से किसी भी अधिकार के बारे में या फिर मौलिक अधिकार के बारे में पूछा जा सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में मिलता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में मिलता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में मिलता है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार यह अनुच्छेद 32 में मिलता है। तो ये आपको ध्यान देना है, 14 से 32 तक सारे जो आपके मौलिक अधिकार है वो पूरे हो जाते हैं। और कौन से अनुच्छेद में कौन सा अधिकार मिलता है ये आपको ध्यान में रखना है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब भी समय मिले पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 10वें प्रश्न पर। किस देश में लचीला संविधान लागू, ये पूछा गया था आपके यूपीटेट एग्जाम में। अमेरिका है, चीन है, भारत है या फिर यूनाइटेड किंगडम है। किस देश में लचीला संविधान लागू है, ये आपसे पूछा गया है। चाहे तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, तो वो है आपका ब्रिटेन। क्या है, ब्रिटेन। और ब्रिटेन को ही यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, तो यहां पर यूनाइटेड किंगडम आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये इस देश में लचीला संविधान लागू है। अब लचीला संविधान किस प्रकार से है, क्योंकि यहां पर जो संविधान है वो संहिताबद्ध नहीं है, साथ में अलिखित भी है, इसलिए यहां का जो संविधान है वो लचीला है। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहां पर है। भारत में जो महिलाओं के लिए आरक्षण है, जो पहले 33% हुआ करता था, आजकल कई राज्यों में 50% कर दिया गया, जैसे कि आपको सभी को पता है। तो किन राज्यों में 50% किया गया है, यह सारी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले यहां पर आंसर जान लेते हैं। मंत्रिमंडल में, विधानसभा में, लोकसभा में या फिर पंचायती राज संस्थाओं में। सही आंसर चाहे तो आप भी दे सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। इसका सही आंसर होगा आपका पंचायती राज संस्थाओं में। भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था कहां पर है, तो पंचायती राज संस्थाओं में है। देखिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे। और यहां पर देखिए पंचायती राज से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाता है यूपीटेट एग्जाम में। तो 73वां संविधान संशोधन विधेयक यहां पर याद भी रखिएगा, साथ में 73वां संविधान संशोधन विधेयक देश भर के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य करता है, ये तो 33.3%, यानी कि 1/3 भाग है ना। ये भाग में 1/3 है, आपको पता ही होगा। लेकिन कोई राज्य ऐसे हैं जो हाल ही में कितने प्रतिशत आरक्षण बढ़ा दिया गया, 50%। उसमें कौन कौन से राज्य हैं, यदि आपसे पूछा जाए डायरेक्टली कि भाई वो कौन सा राज्य है जिसमें 50% तक आरक्षण बढ़ा दिया गया है, इन सभी राज्य जो दिए गए हैं इसमें से एक राज्य दे दे या फिर 3 राज्य एक साथ दे दे, 2 राज्य एक साथ दे दे, तो आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। वो आपके आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, कर्नाटक है, केरल है, महाराष्ट्र है, ओडिशा है, राजस्थान है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, असम है, बिहार है, तमिलनाडु है और तेलंगाना है। ये जितने भी मैंने आपको राज्य बताए इनमें सभी में आरक्षण कितना प्रतिशत कर दिया गया है, 50% कर दिया गया है। बाकी राज्यों में वही 33.5% है, यानी कि 1/3 भाग है। यहाँ पर 1/2 भाग कर दिया है, 50% महिला आरक्षण है और 50% लड़कों के लिए बचाया है ना। तो पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। काफी इंपोर्टेंट है और यह भी पूछा जा सकता है, पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 में। कहां पर किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और कहां पर किया गया था, राजस्थान में। इंपोर्टेंट, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज का प्रारंभ हुआ था, है ना। आपको यहां पर राज्य के साथ साथ जिले के बारे में पूछा जा सकता है और याद भी होना चाहिए। यहां पर गांव भले ही आप याद ना करें। चलिए अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए यहां पर देखिए सभी की जितने भी नियुक्ति उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी उम्र पता होना चाहिए। तो यहां पर राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उम्र पूछी गई, 50 वर्ष, 45 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसका आंसर नहीं पता होगा, सभी को पता होगा। सभी कमेंट्स के माध्यम से बताएं सही आंसर क्या होगा, पुश कर लीजिएगा वीडियो को, क्योंकि मैं आंसर बताने वाला हूं। इसका सही आंसर होगा आपका 35 यानी कि 35 वर्ष। किसी भी राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए,
35 वर्ष होनी चाहिए। थोड़ी सी जानकारी मैंने यहाँ पर रखी है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यताओं का वर्णन, यहाँ पर देखिए योग्यताओं की बारे में बात की जा रही है। राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया तो आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 157 में। और राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है तो ये 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल पद के लिए जो अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए वो कौन कौन सी होनी चाहिए उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं, वहां भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, संसद के किसी भी सदन या फिर राज्य विधायिका का सांसद नहीं होना चाहिए, यानी कि लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए, धारण ना करता हो, ऐसे व्यक्ति राज्यपाल बन सकते हैं। ये इनकी अनिवार्य योग्यता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ कितने वर्ष? कम से कम 35 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी हुई है। एक तरफ यहाँ पर कार्य लिखे हुए हैं और किसके द्वारा किए जाते हैं, यानी कि इनका प्रमुख कौन होता है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में आपको सुमिलित करना है, मिलान करना है और कूट में आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि प्रधानमंत्री के बारे में पूछे, जो प्रधानमंत्री जी होते हैं वो मंत्री परिषद के प्रमुख होते हैं, यानी कि भारतीय संघ के प्रमुख होते हैं, है ना। तो आपका ए हो गया। सरपंच की हम बात करें तो सरपंच क्या है? ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है, तो डी का आपका बी हो गया। यहाँ पर राज्यपाल की बात करें तो राज्य का प्रमुख होता है, आपको सभी को पता होगा, या तो है ना, राज्यपाल राज्य, और मेयर कूट आपका नगर निगम का प्रमुख होता है। तो इस प्रकार से आप इस सही जोड़ी का मिलान कर सकते हैं और आपका सही आंसर होगा आपका ए, सी, डी और बी, यानी कि सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। जैसे कि यहाँ पर पूरे एक एक व्याख्या की गई, जैसे कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है या फिर भारतीय संघ का प्रमुख होता है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, सरपंच ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है, और मेयर जो है यानी कि महापौर है ये किसी नगर के प्रशासक को कहते हैं या फिर नगर निगम का प्रमुख होता है ना। इस प्रकार से आप सही जोड़ी का मिलान कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहां हुआ। यहां पर अनुच्छेद 356 का जो प्रथम प्रयोग है वो कब और कहां हुआ इसके बारे में पूछा गया। केरल 1959, जम्मू और कश्मीर 1956, मध्य प्रदेश 1957 या फिर बिहार 1958। चाहे तो आप इसका आंसर कमेंट्स के माध्यम से पहले दे सकते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा केरल 1959। अनुच्छेद 356 का जो प्रथम प्रयोग हुआ था वो आपका केरल में हुआ था, और कब हुआ था? 1959 को हुआ था। थोड़ी सी जानकारी मैंने यहां पर रखी है आपका कि अनुच्छेद 356 का जो प्रथम प्रयोग है वो केरल में 1959 में हुआ था, और इसे राष्ट्रपति शासन के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिएगा, इसे किसके रूप में जाना जाता है? राष्ट्रपति शासन के रूप में भी इसे जाना जाता है। और पहली बार 1959 में केरल में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। कहां पर लगाया गया था पहली बार राष्ट्रपति शासन यदि पूछा जाए तो यह आपका केरल में ही लगाया गया था 1959 में, है ना। इसीलिए इसे राष्ट्रपति शासन के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी। यहाँ पर विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या पूछी गई है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यहाँ भारत में लगभग मात्र 6 ही ऐसे राज्य हैं जिसमें विधान परिषद मौजूद है ना। आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर संख्या हम देख लेते हैं, क्या 100 सदस्य होते हैं, 110 सदस्य, 80 सदस्य या फिर 104 सदस्य। तो विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश राज्य की? तो वो है 100 सदस्य। कितने हैं? 100 सदस्य। यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया था, आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में यहाँ पर मैंने जानकारी रखी है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है? 100 है ना। और विधान परिषद में जो विधान परिषद का उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो आपको पता होना चाहिए ये अनुच्छेद 169 में। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की बात की जा रही है, यहाँ पर हमारे भारत के जितने भी विधान परिषद है उन सभी के बारे में जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 169 में उल्लेखित है। विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? ये इंपोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? तो यह हुई थी आपकी 19 जुलाई 1937 में। कब हुई थी? 19 जुलाई 1937 में हुई थी। और वर्तमान में हमारे देश में केवल 6 ऐसे राज्य जिसमें विधान परिषद है। कौन कौन से हैं? आपका आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। अब यहाँ पर प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि विधान परिषद कौन से राज्य में मौजूद है। चाहे आपसे 3 एक साथ
राज्य पूछ ले, चाहे 2 राज्य पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, बिहार में है और उत्तर प्रदेश में है। वर्तमान उत्तर प्रदेश विधान परिषद का जो अध्यक्ष है, यानी कि जो सभापति उनको कहते हैं, सभापति के नाम से जाने जाते हैं, पर लेकिन अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न में, तो कुंवर मानवेंद्र है। कौन है? कुंवर मानवेंद्र सिंह है वर्तमान उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सभापति यानी कि अध्यक्ष। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ में यदि प्रथम के बारे में पूछे कि प्रथम उत्तर प्रदेश विधान परिषद के अध्यक्ष यानी कि जो सभापति है वो कौन थे, तो याद रखेगा डॉक्टर सर सीताराम। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, डॉक्टर सर सीताराम ये जो प्रथम उत्तर प्रदेश विधान परिषद के अध्यक्ष थे यानी कि सभापति थे। उनका कार्यकाल क्या था? 19 अगस्त 1925 से 12 मार्च 1937 है ना। कार्यकाल याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा। वर्तमान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के बारे में पूछे है ना, तो वो कौन है? आपको सभी को पता होगा, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ये आपके वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्यपाल है। मुख्यमंत्री के बारे में किसे नहीं पता? श्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, इनको तो विदेश में जानते हैं, भारत में तो सभी पहचानते हैं इनको, है ना। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आगे हम बात करेंगे भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? यहां पर सन दिया हुआ है 26 जनवरी 2001 से, 26 जनवरी 2002 से, 15 अगस्त 2001 से या फिर 15 अगस्त 2002 से। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई ये पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए ये 26 जनवरी 2002 से प्रभावी हुई। कब से? 26 जनवरी 2002 से, है ना। हर प्रश्न में मैं नहीं कहूंगा कि आपको आंसर देना है, सभी को हर प्रश्न का आंसर देना कमेंट्स के माध्यम से या फिर कॉपी में भी लिख सकते हैं। चलिए देखिए, भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 को प्रभावी, जैसे कि हमने आपको बताया था। और इसको कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। 3 भागों में इसे बांटा गया है। भाग 1 आपका है राष्ट्रीय ध्वज के सामान्य निर्देशों का वर्णन करता है, भाग 1। भाग 2 आपका सार्वजनिक निजी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन से संबंधित है। भाग 3 की हम बात करें तो इसमें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ध्वज को प्रदर्शन होता है, ये भाग 3 में बताया गया है। और बात करें जैसे कि यहां पर अभी हमने देखा कि भारतीय ध्वज संहिता जो प्रभावी हुई थी वो 26 जनवरी 2002 को हुई थी। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है यानी कि जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। ये इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और भारत का राष्ट्रीय ध्वज आंध्र प्रदेश के किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो ये इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये आंध्र प्रदेश के पिगली वेंकई द्वारा डिजाइन किया गया था भारत का राष्ट्रीय ध्वज, है ना। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई और लंबाई जो होती है वो कितनी होती है? 2:3। याद रखिएगा, कभी कभी विकल्प में 3:2 भी दे दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए 2:3 होती है चौड़ाई और लंबाई भारत के राष्ट्रीय ध्वज की। कभी कभी लंबाई और चौड़ाई पूछ ली जाती है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है और उत्तर देना है ना। बाकी आप राष्ट्रीय ध्वज के बारे में तो जानते ही सभी, उसके बारे में यहाँ पर नहीं लिखा है। चलिए आगे हम बात करेंगे जनगण मन। जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को या फिर 26 नवंबर 1949 को। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, तो प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। वहां पर पहले पूछा गया था सीधा सीधा कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था संविधान सभा में, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दिया गया है, आंसर आपका वही है ना। आंसर क्या होगा आपका? 24 जनवरी 1950। प्रश्न वही है लेकिन थोड़ा सा इसको घुमा दिया गया है। आंसर आपका 26 जनवरी 1950 ही रहेगा, है ना। इसके बारे में आपको बता दिया है, फिर से एक बार और सुन लीजिए कि 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया था। और यहाँ मूल रूप से बंगाली में कवि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले ही बताया था। और यहाँ पहली बार सार्वजनिक रूप से 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता में हुए अधिवेशन में गाया गया था। इसके बारे में भी आपको बता चुका हूँ। राष्ट्रगान का जो समय होता है, जो अवधि होती है, वो लगभग 52 सेकंड का होता है। इसके बारे में भी आपको जानकारी होगी और मैं बता भी चुका हूं। चलिए अगला प्रश्न, 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम। देखिए मैं यहां पर क्यों बार बार आपको जोर दे रहा था, क्योंकि यहां पर यह प्रश्न पूछा गया है। 17वीं लोकसभा, यहां पर वर्तमान नहीं पूछा है, यहां पर इस प्रकार से नहीं पूछा गया कि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है। यहां पर सीधे सीधे पूछा गया 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है।
इस प्रकार से भी आपके यूपी टेट एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। यह वर्तमान के बारे में पूछा गया है, लेकिन विकल्प में प्रश्न में इस प्रकार से कोई भी उल्लेख नहीं है वर्तमान का, तो इस प्रकार से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। सुमित्रा महाजन है, ओम बिरला है, राजनाथ सिंह है या फिर अमित शाह है। आपको पता होना चाहिए जो 17वीं बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं वो कौन है, अभी वर्तमान में है, तो वो कौन होंगे, ओम बिरला होंगे। कौन है, ओम बिरला। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने रखी है। जो ओम बिरला है यानी कि बिरला है, वो 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष इनको चुना गया था, है ना। इनका कार्यकाल क्या है, 19 जून 2019 से अब तक इनका कार्यकाल है, यानी कि अभी भी ये अध्यक्ष पद पर है ना, लोकसभा के अध्यक्ष पद पर है ओम बिरला। तो इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। आगे आपसे वर्तमान के बारे में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। और प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में पूछे तो वो आपके गणेश वासुदेव मावलंकर है। इनका कार्यकाल 15/5/1952 से इनकी कार्यकाल की शुरुआत हुई थी और 27/2/1956 में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, है ना। और इसका गठन कब हुआ था लोकसभा का, देखिए सभी के सभी इंपोर्टेंट। उनकी इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी, तो दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। 17 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था और प्रथम बैठक हुई थी आपकी 13 मई 1952 को। कब हुई थी, 13 मई 1952 को इसकी बैठक हुई थी और गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। और पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी आपकी मीरा कुमारी। कौन थी, मीरा कुमारी। इनका जो कार्यकाल है वो 2009 से 2014 तक चला था आपका, मीरा कुमारी का जो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी, है ना। आगे हम बात करेंगे भारत के अंतर राजकीय परिषद का अध्यक्ष कौन है। अंतर राजकीय परिषद के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया, क्या राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री या फिर केंद्रीय गृह मंत्री है। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी टेट एग्जाम में और हर एक प्रश्न की व्याख्या की जा रही है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आपका सही आंसर यहां पर होगा प्रधानमंत्री। अंतरराष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, आपका प्रधानमंत्री होता है। काफी इंपोर्टेंट है, आगे पूछा जा सकता है। थोड़ी सी जानकारी मैंने रखी है कि प्रधानमंत्री अंतरराज्य परिषद के अध्यक्ष होते हैं और अंतरराज्य परिषद भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 में प्रावधानों के आधार पर गठित एवं संवैधानिक निकाय। यहाँ पर अनुच्छेद पूछे तो याद रखिएगा 263, है ना। और इसकी स्थापना के बारे में पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी अंतरराज्य परिषद की, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 28 मई 1990 में। कब हुई थी, 28 मई 1990 में। और अभी प्रधानमंत्री कौन है सभी को पता है, कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा कि अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है ना। सभी को पता है, जो ये वीडियो देख रहे हैं यहां तक आ गए हैं, सभी को बताना है वर्तमान में प्रधानमंत्री भारत के कौन है ना। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जिसको ये पता नहीं होगा, है ना। तो सभी को आंसर करना है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। यहां पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, काफी अच्छा प्रश्न है और इंपोर्टेंट प्रश्न है, आगे पूछा जा सकता है। भारत का नियंत्रण महालेख परीक्षण है, लोकसभा का अध्यक्ष है, भारत का महान्यायवादी या फिर भारत का प्रधानमंत्री है। निम्न में से किसी अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। जहां पर न्यायालय आ जाए वहां पर महान्यायवादी होगा, भारत का महान्यायवादी। यहां पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। इनके बारे में सारी जानकारी दे रखी है, 1 बाय 1 करके आपको अच्छे से सुनना है। देखिए, भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो कौन करता है और किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 76(1) के तहत की जाती है। अनुच्छेद 76(1) के तहत, यहां पर अनुच्छेद भी आपको पता होना चाहिए। साथ में यदि पूछा जाए आपसे कि भाई भारत के जो महान्यायवादी है सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, तो जो प्रथम बार बने थे उनका ही सबसे लंबा कार्यकाल है। जैसा कि यहां पर लिखा है, भारत के प्रथम व सबसे लंबा कार्यकालीन महान्यायवादी कौन है, वो है MP सीतलवाड़ थे, है ना, सीतलवाड़। इनका कार्यकाल 1950 से कब तक रहा है, 63 तक रहा है। क्योंकि यहां पर इनका जो कार्यकाल कितना होता, मात्र 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष तक का होता, 3 वर्ष का होता है। और ये 1950 से लेकर 1963 तक रहे थे, यानी कि काफी लंबा कार्यकाल रहा है इनका। तो प्रथम पूछे या फिर सबसे लंबा कार्यकाल महान्यायवादी पूछे तो वो MP सीतलवाड़ होंगे, है ना। और भारत के वर्तमान यानी कि 16वें महान्यायवादी कौन है, तो आपके R वेंकटमणि है। कौन है, R वेंकटमणि है। ये आपके 16 नंबर पर है और वर्तमान में भी यही है। और क्या नाम है इनका,
रमणी, है ना, इनका कार्यकाल 30 सितंबर 2022 से 2025 तक रहेगा। यहाँ पर 2025 तक रहेगा, यानी कि 3 साल का इनका कार्यकाल है ना। और इसके इनका जो कार्यकाल होता है अपना महान्यायवादी का, वो कितने वर्ष तक का होता है? तो 3 वर्ष तक का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौते के बारे में पूछा गया था। 1916 में हुआ था, किन दो के मध्य हुआ था? यह पूछा गया। कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था, नरम दल व गरम दल के मध्य हुआ था, ब्रिटिश व भारतीय के मध्य हुआ था, या फिर हिंदू व मुस्लिम के बीच हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 में जो समझौता हुआ था आपका लखनऊ समझौता, यह किन दो के मध्य हुआ था? आपको पता होना चाहिए, इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यह आपका हुआ था कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था, है ना। किसके मध्य? कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी दी है मैंने। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित दोनों दलों के संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता, है ना। आगे हम बात करेंगे। अगला और अंतिम प्रश्न, टोटल 22 प्रश्न पूछे गए थे। कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जो कि रिपीट हुए थे, है ना, तो उन प्रश्नों को भी हमने एक ही बार रखा है, बार बार उनको नहीं रखा है। तो टोटल 22 प्रश्न पूछे गए थे। किस देश में संविधान में मौलिक कर्तव्य लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है आपका मौलिक कर्तव्य। देखिए जितने भी मौलिक कर्तव्य 10 देशों से लिए गए हैं वो सारी जानकारी आपको दे चुका हूं। यहाँ पर आंसर आपको करना है। सबसे पहले यूएसएसआर है, यूएसएस है, या फिर यूनाइटेड किंगडम है। यहाँ पर मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं संविधान में, ये पूछा गया है। और 10 देशों के जितने भी कर्तव्य लिए गए हैं, जितने भी विचार लिए गए हैं, वो सारी जानकारी आपको दे चुका हूं। इसका आंसर आपको बताना है। 5 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, इसके अंतराल में आपको आंसर देना है। चलिए, मुझे लगता है आपने आंसर दे दिया होगा। जो मौलिक कर्तव्य लिया गया है वो आपका यूएसएसआर से लिया गया है। कहां से? यूएसएसआर से। यहां पर देखिए एक और बार मैं दोहरा देता हूं, सोवियत संघ रूस से लिया गया है ना मौलिक कर्तव्य, जैसा कि यहां पर लिखा गया है। यूएसएसआर का मतलब आपका सोवियत संघ होता है, रूस होता है। तो मौलिक कर्तव्य और मूल कर्तव्य और प्रस्तावना, यानी कि साथ में जो पंचवर्षीय योजना है, ये कहां से ली गई है? आपकी सोवियत संघ यानी कि रूस से ली गई है। ब्रिटेन के बारे में हम जाने, संसद के शासन प्रणाली, द्विसदनात्मक प्रणाली, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल प्रणाली को लिया गया है आपका ब्रिटेन से। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से आपका प्रस्तावना की भाषा संवर्ती सूची का प्रावधान। जर्मनी से आपका आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां ली गई आपकी जर्मनी से। दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदनों का निर्वाचन संशोधन की प्रक्रिया आपकी दक्षिण अमेरिका से ली गई है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये कनाडा से ली गई है। मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना, ये आपका सोवियत संघ से लिया गया है। और कानून बनाने की प्रक्रिया जापान से। और संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो ये 10 देशों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, सभी के सभी इंपोर्टेंट हैं। तो आज के वीडियो में जितने भी भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे यूपी टेट एग्जाम में 2011 से लगाकर 2022 तक, वो सारे प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताना है। यदि अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्द ही दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो में और भी मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।